अब हम बनाने चल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मुंबई स्पोर्ट क्लब का। तो अब इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर मुंबई स्पोर्ट क्लब यहाँ पर मौजूद है। हमने इसका यहाँ पर लिख लिया है मुंबई स्पोर्ट क्लब। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे, दिखाएंगे आपको। सबसे पहले इनकम की ओर चलते हैं। प्रवेश शुल्क एंट्री फीस 550 रुपये है, तो 550 है तो हम इनकम की ओर लिखेंगे 550 रुपये। यहाँ लिखेंगे बाई एंट्री फीस 550 रुपये। दूसरा आइटम आप देखेंगे यहाँ लिखा है चंदा। हमें 2015 का बनाना है, तो 2014 और 16 से कोई मतलब नहीं है। 2015 का 16,900 रुपये है, तो हम इसी को लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये जो 16,900 है, इसमें करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है उसको जोड़ेंगे और लास्ट ईयर का घटाएंगे। तो लास्ट ईयर तो कुछ है ही नहीं, करेंट ईयर का 468 रुपये लिखा हुआ है, तो 468 रुपये इसमें जोड़ देंगे। 468, तो ये 17,368 रुपये हो जाएगा। अब हम अगली इनकम लेते हैं। लॉकर रेंट 500 रुपये है, बाई लॉकर रेंट लिखेंगे 500। लेकिन लॉकर रेंट में कुछ बातें बताई गई है। लॉकर की किराया 60 रुपये पिछले साल का, इसे घटाना होगा। 90 रुपये इस साल का है, इसको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर ऐड करिए आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 90 रुपये, तो ये हो गया 590 रुपये। लेस करिए आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 60 रुपीज़ को, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब हमारे पास 530 रुपये बचे हैं। यहाँ पर है गवर्नर की पार्टी के लिए विशेष चंदा। विशेष चंदों को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। अब हम पहुँचते हैं खर्चों की ओर। खर्चों में सबसे पहला अमाउंट है रेंट का, यानी किराए का। तो खर्चे को हम एक्सपेंडिचर की ओर लिखेंगे, यानी कि यहाँ 2 सबसे पहला नंबर खर्चों में रेंट, जिसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 5200 रुपये, 5200 रुपये। इसमें रेंट के बारे में कहा है 1300 रुपये पिछले साल का है, 1300 अब का भी है। तो हम पिछले साल का घटाएंगे, इस साल का जोड़ेंगे, तो यानी 1300 ही जोड़ेंगे, 1300 ही घटाएंगे। तो कुल मिला के इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उतना ही जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, तो रकम जो 5200 है वो 5200 ही रहेगा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। स्टेशनरी का खर्चा 3068 है। स्टेशनरी में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो उसको हम ज़रूर ट्रीट करेंगे। टू स्टेशनरी स्टेशनरी के बारे में यहाँ पर रकम है 3068, लेकिन स्टेशनरी में यहाँ पर कुछ कहा है 312 रुपये पिछले साल का है और 364 रुपये इस साल का है। 312, तो यहाँ पर जो स्टेशनरी का अमाउंट है वो 3068 रुपये दिया गया है। ऐड करिए आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, जो कि 364 रुपये है। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12, यहाँ पर 6 6 12 1 13, 3 1 4 3। लेस करिए आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, ये 312 रुपये है, तो 3120 रुपये की स्टेशनरी हुई है। यहाँ पर हमने 5200 रुपये लिखा है। जब इसमें प्लस और माइनस आउटस्टैंडिंग होंगे 1300 रुपये, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी, तो 5200 रुपये ही लिखे जाएंगे। इसके 3120 लिखे जाएंगे।
इसके बाद मजदूरी 5330 है। बिलियर्ड टेबल इसमें आता नहीं है। रिपेयर व रिन्यूअल 806 रुपये है। फिलहाल मजदूरी 5330। वेजेज वेजेज 5330 टू रिपेयर। बहुत तसल्ली पूर्वक बनाया जा रहा है सवाल, मतलब कोई भग्गी नहीं मची हुई है। आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ समझ के बनाइए। मैं आपको अच्छा समझाने के लिए कई बार किताबें इधर उधर करनी पड़ती है ताकि वर्डिंग और न्यूमेरिकल्स जो इसके हैं आपको बिल्कुल सही दिखाया जा सके। लास्ट पॉइंट है ब्याज का, जो कि 1500 रुपये है। टू इंटरेस्ट 1500। अब सारे अमाउंट हो चुके हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, मैंने किसको नहीं लिखा, रोकड़ नहीं लिखा, न तो 14 और 16 के चंदे लिखे, क्योंकि इनका संबंध करेंट ईयर से नहीं है। रोकड़ एसेट्स है इसलिए नहीं आएगा। विशेष चंदे यानी स्पेशल सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। कैश यहाँ दिया नहीं आएगा। बिलियर्ड टेबल एक फर्नीचर है इसलिए हमने इसको भी नहीं लिखा है। अब हमारा काम है हम इसका पता लगाएं कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो इसके लिए हम इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले इसका टोटल करेंगे। 17,500, 300, 500, 5 3 8 8 मतलब 8 5 13 18,300, 418, 448, 18,448 ये है टोटल क्रेडिट साइड का, यानी कि इनकम का। इसका मतलब इसका टोटल हुआ 18,448। यही ज़्यादा है और इसका टोटल कम है। 5 3 8 5 13 14 लगभग 15,956 बैठेगा। तो ये ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, यानी इनकम। तो 18,448 में से 15,956 घटाएंगे डेबिट साइड वाले खर्चों को। तो घटाएंगे 18,448 माइनस 15,956, तो 2,492 का सरप्लस हो गया, यानी कि फ़ायदा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सरप्लस, जो कि फ़ायदा हुआ 2,492 रुपये का। चेक करते हैं और इसका चेक करेंगे और आंसर देखते हैं क्या है। यहाँ पे है 2,492। तो आपने देखा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने इसको अच्छी तरह समझा है तो चैनल पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपनी कमेंट में भी अच्छा और बुरा जैसा भी आपको समझ में आया ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब खुद भी चैनल को करिए और औरों से भी करवाइए। वीडियो मैक्सिमम लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। दिल्ली क्रिकेट क्लब की रोकड़ बही से 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित आगम शोधन खाता बनाया गया है। आगम और शोधन यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें इन्होंने बना के दिया है। रोकड़ शेष, टिकटों की बिक्री, मनोरंजन कर की प्राप्ति, चंदे खेलने वाले सदस्यों के गत वर्ष चालू वर्ष के हैं। सम्मानित सदस्यों से गत वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्ष के भी दिए हुए हैं। विनियोगों से आय मौजूद है। और इधर शोधन यानी पेमेंट की ओर किराया, म्यूनिसिपल टैक्स, छपाई, मजदूरी, पैविलियन की मरम्मत, स्टेशनरी व डाक व्यय, मैटिंग तथा अन्य सामान, पैविलियन की वृद्धि तथा बैठाने की व्यवस्था, खिलाड़ियों का यात्रा व्यय, बैट बॉल आदि। शेष भी दिया हुआ है दिसंबर 31 का और यहाँ शेष है 1 जनवरी का। इसके बाद कुछ समायोजनाएं भी दे रखी हैं इन्होंने, जैसे कि यहाँ लिखा है बीजकों, बाउचरों तथा अन्य विवरणों से निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। किराया केवल 30 सितंबर 2015 तक के लिए दिया गया है। म्यूनिसिपल टैक्स में 120 रुपये पूर्वदत्त हैं। मजदूरी तथा अंपायरों की फीस के 180 रुपये अदत्त है। बैट बॉल आदि के लिए 50 रुपये देना है। खेलने वाले सदस्यों से
चालू वर्ष के अदत्त चंदे 300, सम्मानित सदस्यों के अदत्त चंदे 500 रुपये है। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्लब का आय व्यय खाता बनाइए। ये दिल्ली क्रिकेट क्लब है। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाएंगे यहाँ पर इस सवाल में कुछ चीज़ें मैंने ये लिखा हुआ था आपके पहली वीडियो में पार्ट 1 में कि किन चीज़ों को हम इनकम एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करते। तो उसमें था कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद ये भी कहा था मैंने कि उसमें सिर्फ उसी वर्ष का ही इनकम और एक्सपेंडिचर लिखेंगे जिस वर्ष का हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस सवाल के मुताबिक हम 2015 दिसंबर 31 का बना रहे हैं, यानी 2015 का हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करेंगे। अगर इसके अंदर पिछले साल या अगले साल का कोई भी अमाउंट जुड़ा हुआ है तो उसको हम निकाल देंगे। अब इस सवाल के मुताबिक हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने चल रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत हो रही है। कूलरों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पंखे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वीडियो में खर खर घर घर घुर घुर आवाज़ आएगी। इन सबको अगर बंद करते हैं तो इतनी गर्मी में इतना भयंकर पसीना होता है, कुछ हद नहीं। 1 घंटे बैठना संभव नहीं होता है। अब इसको बड़ी शांति प्रिय तरीके से बनाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। तो आइए समझते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। बने रहिए अंत तक, वीडियो विदाउट स्किप देखना होगा। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब यदि आपने इस चैनल को नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, जिससे आपको कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहेगी। आइए, इस सवाल को हमने पढ़ लिया है, अब सॉल्व करने चलते हैं। एक एक करके आइटम को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दिल्ली क्रिकेट क्लब। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2015, इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम आपको एक एक अमाउंट दिखाएंगे। सबसे पहले टिकटों की बिक्री हमारी पहली इनकम है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाई सेल ऑफ टिकट्स 3500 रुपये। यहाँ 3500 है। रोकड़ नहीं आता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। मनोरंजन कर की प्राप्ति, तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट टैक्स रिसीव्ड 500 रुपये। इसके बाद है चंदा बाई सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों के द्वारा चंदा दिया जा रहा है, एक तो प्लेइंग मेंबर और एक हॉनरेबल मेंबर। तो जो प्लेइंग मेंबर्स हैं इनके हम गत वर्ष से हमें कोई मतलब नहीं, हमें चालू वर्ष से मतलब है 6000 से। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि खेलने वाले सदस्यों में जो चालू वर्ष का चंदा बकाया वो 300 रुपया है। इसका मतलब हम 6000 रुपये में 300 रुपये आउटस्टैंडिंग के नाम से जोड़ेंगे तो 6300 होगा। इसी प्रकार से हॉनरेबल मेंबर्स के भी यहाँ लिखे हुए हैं। सम्मानित सदस्यों के चालू वर्ष के चंदे, चालू वर्ष के चंदे हैं यहाँ पे 1000, लेकिन समय योजनाओं में कहा है कि सम्मानित सदस्यों के अदत्त चंदे हैं 500 रुपये। तो इसे हम जोड़ देंगे। 1000 रुपये में 500 रुपये जोड़ के इसको हम 1500 रुपये बना देंगे। इसके बाद लास्ट में लिखा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ये विनियोगों से आया हुआ है 25 रुपये का, वो ये रहा। ये हमारी इनकम साइड थी। हमने यहाँ पर इनकम के सभी आइटमों को 1 बाय 1 आपको समझाया भी और लिख भी दिया है। अब पहुँचते हैं खर्चों की ओर। खर्चा नंबर 1 रेंट है। रेंट यहाँ पर लिखा है 1200 रुपये, लेकिन आप नीचे देखेंगे पहली समायोजना में तो वहाँ पर रेंट के बारे में लिखा गया है कि जो रेंट है ये 30 सितंबर तक ही दिया गया है। इसका मतलब है कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का नहीं दिया है, ये सिर्फ 9 महीने का दिया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे अगर ये 9 महीने का 1200 रुपये है तो पूरे साल भर का कितना होगा। इसके लिए 1200 गुणा 12 महीने का हमें चाहिए, जबकि ये 9 महीने का है।
तो इसे 12 से गुणा करेंगे और ये 9 महीने का है तो 9 से भाग करेंगे तो पता चलेगा कि कितना रुपया 1 साल का किराया होता है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहाँ 400, 4 चौके 1600। इसका मतलब 1 साल का जो किराया है वो 1600 रुपये होता है। यदि 1600 होता है तो यहाँ पर किराया 1200 रुपये लिखा है। इसका मतलब इसमें 400 रुपये आउटस्टैंडिंग के नाम से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है टू रेंट 1200 रुपये, आउटस्टैंडिंग 400 रुपये, 1600 रुपये हो गए। इसके बाद अगला खर्चा है म्यूनिसिपल टैक्स 480 रुपये, लेकिन नीचे बोला गया म्यूनिसिपल टैक्स 120 रुपये पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त को हम घटाते हैं, आदत्त को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स 480 रुपये और इसमें से प्रीपेड हमने घटा दिया 120, 360 रुपये हो गए। अगला आइटम है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग है 800 का, लेकिन प्रिंटिंग में कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल में यानी समायोजना नहीं है तो हम प्रिंटिंग को ऐसे ही 800 रुपये लिख देंगे। इसके बाद मजदूरी है 1200, लेकिन मजदूरी में यहाँ नीचे लिखा है सेकेंड एडजस्टमेंट में कि मजदूरी तथा अंपायर की फ़ीस के 180 रुपये देने हैं। तो मजदूरी हमारी है वेजेज 1200 रुपये, उसमें आउटस्टैंडिंग 180 रुपये जोड़ के 1380 रुपये बना देंगे। इसके बाद है पेविलियन की मरम्मती, जो रिपेयर है 210 रुपये का है, ये पूरा लिखेंगे क्योंकि रिपेयर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है तो 210 रुपये पूरे लिखे जाएंगे। इसके बाद है स्टेशनरी व डाक व्यय 280 रुपये। स्टेशनरी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम स्टेशनरी का और पोस्टेज का खर्चा 280 रुपये ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद है माइटिंग तथा अदर मटेरियल, मैटिंग तथा अन्य सामान 220 का है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो ये मैटिंग एंड अदर मटेरियल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 220 रुपये है, इसके बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा गया है तो हम मैटिंग तथा अदर मटेरियल के बारे में 220 रुपये सेम टू सेम लिख देंगे। इसके बाद है पेविलियन की वृद्धि तथा बैठने की व्यवस्था। यह पेविलियन की वृद्धि है, यानी कोई अगर हम संपत्ति बढ़ाते हैं तो वह फिक्स एसेट्स हो जाता है और यहाँ पर पेविलियन में वृद्धि हुई है यानी पेविलियन का आकार बढ़ाया गया है यानी फिक्स एसेट्स बढ़ा है तो फिक्स एसेट्स इसमें नहीं आता है। खिलाड़ियों का यात्रा व्यय जो ट्रैवलिंग है इसके बारे में भी नीचे कुछ नहीं लिखा है तो ट्रैवलिंग का सेम खर्चा जो 500 है वही लिखा जाएगा यहाँ पर, ये रहा। और इसके लास्ट में है बैट बॉल के 450 रुपये, लेकिन नीचे बैट बॉल के 50 रुपये की आउटस्टैंडिंग है तो यह आउटस्टैंडिंग 450 में जोड़ के इसे 500 रुपये बना देंगे। अब हमारे पास टोटल जो खर्च है और टोटल इनकम, इस टोटल इनकम को यदि जोड़ा जाएगा तो ये 3500 है, 6000 है और ये 1000 है तो कुल मिला के 6 3 9 10 11,825। इधर का टोटल 11,825 है और इनका अगर हम टोटल करेंगे तो लगभग 5,850 होगा। तो हम क्या करेंगे, 11,850 की हमारी इनकम है, 5,850 का हमारा एक्सपेंडिचर है, हम घटाएंगे तो हमें 5,975 रुपये का इनकम होगा जिसे हम सरप्लस कहेंगे। सरप्लस यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस के नाम से, ध्यान से देखिए, टू सरप्लस 5,975 रुपये और 11,825 ज़्यादा है, यही दोनों तरफ लिख देंगे 11,825 रुपये। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है।